नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हमारा विकारी शब्द का पोर्शन चल रहा है और 4 विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज विकारी शब्दों का अंतिम भाग जो है क्रिया, इस पर हम वार्ता करने वाले हैं। आप अपने मस्तिष्क में इसका बिल्कुल टाइटल डाल दीजिए दोस्तों। क्रिया आरंभ हो चुकी है। बहुत ही अलग और खूबसूरत अंदाज से आपको पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ, रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ आपके मस्तिष्क में ही सेव हो जानी है। ऐसी बातें करने वाले हैं आज इस क्रिया के संदर्भ में हम। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं अपने आज के बिंदु को। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वागत है आप सबका। बिल्कुल सावन की फुहार में, त्योहारों के सरोवर में आप सभी, कहीं आप गुम हुए, कहीं हम गुम हुए, लेकिन आज पुनः उत्कर्ष क्लासेज ने अपनी लाइव क्लासों का आगाज शुरू कर दिया है दोस्तों। अब आप जुड़ जाइए बिंदु के साथ और लिंक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। जो अभी तक भी साथ नहीं आए हैं उन्हें बता दीजिए कि बिंदु आरंभ हो चुका है। ठीक है, तो आज आरंभ करते हैं अपना बिंदु। कौन सा? क्रिया। ये क्या होती है, जानिए इसको। क्रिया कहाँ से आई, किसे कहा जाता है, कैसे बनती है, इन सब बातों पर मैं बहुत विस्तार से बात करने वाला हूं आज। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी कौन सी भाषा से दोस्तों? संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से हुई? संस्कृत भाषा से। अप्रत्यक्ष रूप से हम संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। वास्तविकता यह है कि हिंदी भाषा बनती है सोर्स यानी अपभ्रंश से। ध्यान दीजिए, यदि संस्कृत भाषा से ही हमारे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ या हिंदी का जन्म हुआ, तो हो न हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यह क्रिया भी कहाँ से निकल के आई है दोस्तों? संस्कृत भाषा से ही निकल कर आई है। अब संस्कृत भाषा से क्या सीधे ही क्रिया का निर्माण हुआ, या संस्कृत भाषा का कोई रूप था जिसको हम बदलकर क्रिया कहने लगे? जैसे हम बात करते हैं अंग्रेजी में, इस शब्द का अंग्रेजी जो उच्चारण होता है दोस्तों वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। और संस्कृत में इस क्रिया वाले बिंदु को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? धातु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धातु के नाम से जाना जाता है। बात यह है, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आप सबका पुनः। मैं उत्कर्ष परिवार की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों। अब जुड़ जाइए बिंदु के साथ। तो संस्कृत में इस क्रिया वाले बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? धातु के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपसे पूछूं, जैसे अंग्रेजी में वर्ब का हिंदी उच्चारण हम क्या करते हैं? क्रिया। तो क्या धातु को ही क्रिया कहा गया? नहीं दोस्तों। संस्कृत की धातुओं को हिंदी की क्रिया बनाने के लिए हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है, मैं आपको उसका परिचय करा रहा हूं। संस्कृत में जो धातुएं होती हैं, संस्कृत की जो धातु होती है, उस धातु के साथ हमें एक प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। कौन सा दोस्तों? ना। ये ना क्या है? यहाँ पे एक प्रत्यय है दोस्तों। ना क्या है? प्रत्यय। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तब इस बारे में बहुत बड़े विस्तार से हम वार्ता करेंगे। अभी केवल इस क्रिया के निर्माण के लिए, इस क्रिया के संरचना के लिए हमें इतना सा जानना आवश्यक है कि जो संस्कृत भाषा की धातुएं होती हैं उनमें जब ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जो नया शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? धातुना। क्या बन जाएगा? धातुना। अर्थात मेरा कहने का आशय हुआ कि धातु जो भी होगी वो धातु होगी और उसके आगे हमें क्या जोड़कर लिख देना है? ना जोड़कर लिख देना है। जैसे उदाहरण लेता हूं, धातु है चल, धातु है पठ, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पढ़। हमें इसमें क्या जोड़ना है? ना प्रत्यय जोड़ देना है। ना प्रत्यय जोड़ते ही शब्द क्या बना दोस्तों? चलना। शब्द क्या बना दोस्तों? पढ़ना। अर्थात मेरा कहने का आशय हुआ कि मूल भाषा संस्कृत के लिए वही प्रचलित शब्द मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जहां भी हमें संस्कृत का नाम लेना है, हम किस नाम से इसे संबोधित करने वाले हैं दोस्तों? मूल भाषा के नाम से संबोधित करने वाले हैं। किस नाम से संबोधित करने वाले हैं? मूल भाषा के नाम से। तो मूल भाषा के इस धातु रूप में, मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को हिंदी में क्या नाम दिया गया दोस्तों? क्रिया नाम से संबोधित किया गया। उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं। पूरी वार्ता एक बार पुनः सुनिए। क्या कि मूल भाषा की जो धातुएं होती हैं उनमें यदि
ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द को ही हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे पास धातु दी गई कौन सी? चल। ना प्रत्यय जोड़ा शब्द क्या बना? चलना। धातु थी कौन सी? पठ, जिसका अर्थ है पढ़। ना प्रत्यय जोड़ा शब्द क्या बन गया? पढ़ना। अर्थात चल से चलना और पठ से पढ़ना, जो नए शब्द हमने बनाए हैं वही क्या है दोस्तों? क्रिया के नाम से संबोधित किए जाते हैं। यह तो इस शब्द का बनना हुआ कि क्रिया शब्द इस प्रकार से बनेगा। बात आती है परिभाषा की। बात आती है दोस्तों परिभाषा की। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है वो जानना। क्रिया एक शब्द है। क्रिया क्या होता है दोस्तों? शब्द। और किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है ये? विकारी शब्द है। बहुत बार बहुत सारी पुस्तकों में आपको इसकी परिभाषा ये देखने को मिलेगी कि वाक्य में, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों। क्या वाक्य में कार्य का होना या कार्य का करना, वाक्य में कार्य का होना या कार्य का करना बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या यह वाक्य शब्द इस परिभाषा में बोलना आवश्यक था? विकारी क्या है? आज पहली बार आए हैं मेरे मित्र। विकारी वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित किया जा सके। अर्थात वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है उन शब्दों को विकारी कहा जाता है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। 3 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का हम अध्ययन कर चुके हैं। चौथा और अंतिम विकारी शब्द आपके सामने आज चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों आपके साथ में। धातु क्या है? संस्कृत में धातु एक क्रिया है। हम हिंदी में जिस बिंदु को क्रिया, अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं, संस्कृत में उसे धातु के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान देना, वाक्य में कार्य का होना या करना बताने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। यह परिभाषा हमें बहुत सारी पुस्तकों में देखने को मिलती है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको इस परिभाषा में वाक्य चीज याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं शब्द। हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। और भाषा के 3 अंग होते हैं, एक तो होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। हम उस वर्ण से परिचित हैं, शब्द हमारा चल रहा है, वाक्य तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। अब वाक्य जब पढ़ा ही नहीं तो वाक्य जानेंगे कैसे? इसका मतलब यह हुआ कि परिभाषा में वाक्य शब्द बोलना आपका सही नहीं होगा। परिभाषा में आप केवल इतना कीजिए, इतना कहेंगे क्या कि ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं, ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। अब वो वाक्य में है तो वाक्य में बताएंगे और अकेले हैं तो अकेले बता देंगे। दोनों चीजें मैंने पुनः बता देता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर किया है इस कंसेप्ट को। क्या कि एक बार ध्यान दीजिए, मैं इसका आपको पुनः अवसर दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार मेरी बात सुनो। मेरा कहने का आशय हुआ कि सबसे पहले हमने जाना कि ये क्रिया आई कहां से, तो क्रिया आई कहां से? मूल भाषा के धातु रूप में। मूल भाषा के धातु रूप में कौन सा प्रत्यय जोड़ा दोस्तों? ना प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ना प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है, जोड़ने से बना शब्द क्रिया नाम से संबोधित किया गया, क्रिया कहलाता है। यह तो इस शब्द की व्युत्पत्ति हो गई या मैं कहूं संरचना की बात हो गई। लेकिन परिभाषा यदि पूछी जाए तो इसकी परिभाषा में दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? परिभाषा में आपको ध्यान क्या रखना है कि वह शब्द, यहां पर वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः बोल देता हूं, वाक्य लिखा हुआ मिलता है कि वाक्य में कार्य का होना या करना बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। क्या अकेला शब्द आ जाए तो आप उसे क्रिया नहीं कहोगे? जैसे मैं पूछूं, ये लिख दिया मैंने लिखना, बताइए दोस्तों क्या ये क्रिया नहीं है? बिल्कुल है। ये अकेला शब्द भी कार्य का होना बता रहा है, कार्य का करना बता रहा है। मेरा कहने का आशय हुआ कि वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताए, कार्य का होना या करना बताता है, उसे क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। मेरा कहने का आशय हुआ कि अब से हमारे मस्तिष्क में जो भ्रांति थी कि परिभाषा में हम बोलते थे वाक्य में कार्य का होना या करना बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं,
इस प्रकार की परिभाषा का हमें उच्चारण और लेखन में कदापि प्रयोग ना करना है मेरे दोस्तों। क्या करना है कि ऐसा कोई भी शब्द जो हमें कार्य का होना या करना बताए, उसे क्या कहा जाएगा? क्रिया कहा जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक बार आप इसका प्रथम जो आपके सामने मैंने परिशिष्ट रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम हमारे बिंदु को एक खूबसूरत मोड़ दे सके। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया, कौन सा? एक तो इसकी व्युत्पत्ति के संदर्भ का और एक इसकी परिभाषा के संदर्भ का। आप इन दोनों का भी पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल यह शब्द जो है ना, यह शब्द, वह शब्द कौन सा? विकारी है। ध्यान देना, ये कौन सा शब्द है दोस्तों? विकारी शब्द। आप चाहे तो इसमें यह चीज जोड़ सकते हैं कि वह विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है। वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है, ऐसे विकारी शब्दों को क्रिया ही कहा जाएगा। यहां तक की बात आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैंने आपका पहला दूर कर दिया है। आज की कक्षा का पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि परिभाषा में वाक्य शब्द हमें बोलना नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना। ये चीजें आपको मिलती हैं उत्कर्ष क्लासेज पे। बिल्कुल दोस्तों जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों ई उत्कर्ष ऐप का बिल्कुल लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। टेलीग्राम ऐप का भी लिंक पिन किया हुआ है। आप वहां से उन ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए और उनको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे सेशंस का मजा आ सके। अब बढ़ता हूं मैं महत्वपूर्ण बात पर आगे। क्या क्रिया और इसकी परिभाषा, दोनों चीजों से हम परिचित हो चुके हैं। बहुत कम चांस बनते हैं कि परिभाषा परीक्षा में पूछी जाए। जो पूछे जाते हैं वहां पर ले चलता हूं साथियों। क्या महत्वपूर्ण बात आरंभ कर रहा हूं। क्या क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद। अब दोस्तों क्रिया को बांटने के लिए हम अलग अलग आधार लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं क्या? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। एक आता है प्रयोग और संरचना के आधार पर भेद, और तीसरा जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहला जो क्रिया को बांटने का आधार ले रहा हूं मैं आपके सामने, कौन सा? सबसे फर्स्ट आधार लिया है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। और होते कितने हैं दोस्तों? दो। पहला छोटा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, पहला छोटा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपका जवाब सदैव कितना होगा? दो होगा। कौन कौन से होते हैं? अब नामों से जरा परिचय कीजिए। तो पहला प्रकार जो होता है कर्म के आधार पर, वो होता है दोस्तों अकर्मक क्रिया। कौन सा है? अकर्मक क्रिया। और दूसरा जो प्रकार होता है साथियों, वह होता है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो। एक नाम है अकर्मक और दूसरा नाम है सकर्मक। अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, इनकी परिभाषाओं को जानने से पहले हमें केवल इन शब्दों को जानना है कि वास्तव में ये शब्द है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में भी बताया था कि हिंदी व्याकरण के बहुत सारे बिंदुओं में एक चीज कॉमन रहेगी। वो रहेगी क्या कि यदि शब्द समझ में आ गया तो उसकी परिभाषा अपने आप निकल जाती है। उस शब्द को ही, इसी शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी है। अधिकतर बिंदुओं में ऐसा ही होगा। जैसे मैं बात करना चाहूं अकर्मक की, तो देखो अकर्मक में दोस्तों अ के साथ में जुड़ा हुआ है कर्म, और यहां पर है सयोग कर्म। मूल शब्द है अपना दोस्तों कर्म, और ए जुड़ा हुआ है यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। किसके रूप में? उपसर्ग के रूप में। किसके रूप में जुड़ा हुआ है दोस्तों? उपसर्ग के रूप में। और ए उपसर्ग का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें नहीं का अर्थ बताना हो। किसका अर्थ बताना हो? नहीं का अर्थ बताना हो तो हम कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं? ए। और साथ या सहित का, साथ या सहित का अर्थ यदि हमें बताना है तो उसके लिए हम कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लेते हैं? से प्रयोग में लेते हैं। अब इन दोनों से हमारे सामने इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती हैं। क्या? देखो, एक तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा, एक ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म होगा। एक तो ऐसी क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं है, और एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ में कर्म है। परिभाषा क्या पूछी गई? परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा गया? बिल्कुल अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर बिल्कुल आपके जो LDC 2018 के पेपर हुए थे 4 चरणों में,
वहां पर आपके दूसरे नंबर वाला जो पेपर हुआ था, एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मैं उसकी भी अभी चर्चा करने वाला हूं। कैसे प्रश्न उठते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। अकर्मक और सकर्मक, ये दोनों भेद किसके आ गए? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आ गए। नाम है अ और एक है स। अ उपसर्ग का अर्थ किसके लिए किया गया? नहीं। स का प्रयोग किसके लिए किया गया? साथ या सहित के। अर्थात मैं इन शब्दों का यदि शाब्दिक अर्थ लिखूं तो एक तो हो गया कर्म रहित या कर्म के बिना, एक तो हो गई क्या? कर्म रहित क्रिया, और यह हो गई दोस्तों क्या? कर्म शहित क्रिया। क्या हो गई? कर्म शहित क्रिया। ये केवल शाब्दिक अर्थ है इनके, ये केवल क्या है? शाब्दिक अर्थ हैं। कोई बात नहीं दोस्त, लेट हो गए हो तो भी अब आप जुड़ जाइए, मजा आना है आज इस सेशन में। बहुत आनंद की चीजें बताने वाला हूं और बहुत ऐसी लॉजिकली चीजें बताने वाला हूं जो आपने आज तक के प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर में कभी नहीं सुनी होंगी। इस क्रिया बिंदु में ऐसे तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा जो आज तक आपके जहन में कभी देखने को सुनने को कभी नहीं मिले। वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। एक तो नाम आ गया अकर्मक और एक नाम आ गया सकर्मक। सबसे पहली बात आती है सर, इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी दोस्तों? परिभाषा को जानने से पहले बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट समझो आप। रटने वाली हिंदी मैं नहीं पढ़ा सकता मेरे दोस्तों, मैं आपको कोई 100 ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपके सामने हर एक टॉपिक का मूल तथ्य निकाल के रख देता हूं, उसके बाद आप 100 ट्रिक्स स्वतः बना लेते हो। और वास्तविकता तो यह होती है कि 100 ट्रिक्स की आवश्यकता ही नहीं होती, बिंदु ही इतना अच्छे से क्लियर हो जाता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। देखो क्या, एक वाक्य की जो संरचना होती है दोस्तों, अमूमन देखा जाता है कि वाक्य में हम क्या पढ़ते हैं? कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। एक वाक्य की संरचना में हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी सुना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कर्ता, क्रम और क्रिया। एक वाक्य की संरचना होती है, एक वाक्य के 3 अंग होते हैं। इनकी बात मैं एक बार पहले भी कर चुका हूं जब हमने उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण पढ़ा था। ध्यान देना दोस्तों, क्रिया है क्रिया। इस क्रिया का क्या है? क्रिया अपने से ठीक पहले वाले शब्द पर अपना प्रभाव डालती है। क्रिया अपने से ठीक पहले शब्द पे क्या करती है? अपना प्रभाव डालती है। क्रिया अपने से ठीक पहले वाले शब्द पर अपना प्रभाव डालती है। अब परिभाषा कैसे बनाएं? ध्यान दीजिए, मैं कहूं थोड़ी देर के लिए सुनना कि यदि वाक्य में क्रिया है लेकिन कर्म नहीं हो, यदि वाक्य में मान लीजिए ये कर्म नहीं होगा, यदि वाक्य में कर्म नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे कि क्रिया से ठीक पहला शब्द कौन हुआ? कर्ता। तो क्रिया का प्रभाव किस पर आ गया? कर्ता पर। तो परिभाषा यहीं से बना सकते हैं, कर्म नहीं, कर्म रहित का मतलब क्या होगा? कर्म नहीं। वाक्य में कर्म नहीं दिया हमने, तो मैं कहना यह चाहूंगा क्या कि यदि क्रिया का प्रभाव, यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तो ऐसी क्रियाएं दोस्तों अकर्मक होंगी। यह वाली जो स्थिति है यह कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अकर्मक क्रिया की हो जाएगी। पुनः सुनिए, यदि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब मैं कहूं यदि यहां पर इस वाक्य में कर्म लिख दिया जाए तो क्रिया जाहिर सी बात है अपना प्रभाव किस पर डालने लग जाएगी दोस्तों? कर्म पर डालने लग जाएगी। किस पर डालने लग जाएगी दोस्तों? कर्म पर डालने लग जाएगी। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसका मतलब हुआ कि क्रिया के साथ में कर्म भी प्रयुक्त हो रहा है। तो यह स्थिति कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यह स्थिति हो जाएगी आपके क्या? सकर्मक की। क्या हो जाएगी दोस्तों? सकर्मक की। केवल मैंने शब्द से शाब्दिक परिचय देते हुए आपको परिभाषा से जोड़ा है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा गया वो सुनिए। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्या कहलाएगी? तो उसे कहा जाता है दोस्तों सकर्मक क्रिया। एलडीसी 2018 में यही प्रश्न पूछ लिया गया। बहुत बार हम उदाहरण रट के चले जाते हैं, इनकी 100 ट्रिक्स रट के चले जाते हैं कि क्या का प्रश्न बना लीजिए, उत्तर आ जाएगा तो सकर्मक होगी, और प्रश्न कुछ और ही हो जाते हैं दोस्तों। ध्यान से समझना, आजकल परीक्षाओं का ट्रेड बदल चुका है। रटने वाले वास्तव में
सफल नहीं हो पाते जब तक उनका तथ्य क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बहुत सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेड होने लग गए, बहुत सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट पे आधारित पूछे जाने लग गए दोस्तों। बिल्कुल, तो यहां तक की बात आपके समझ में आई। एक बार मैं पुनः पूरी बात को दोहरा देता हूं, क्या कि कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने? दो, अकर्मक और सकर्मक। अ का मतलब नहीं कर्म, स का मतलब साथ में कर्म। यदि क्रिया के साथ में कर्म नहीं होगा, अर्थात क्रिया अपना प्रभाव किस पर डालेगी? कर्ता पर डालेगी। क्रिया अपना प्रभाव किस पर डालेगी? कर्ता पर डालेगी, अर्थात क्रिया अकर्मक होगी। और यदि क्रिया के ठीक पहले कर्म आ जाता है या क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, तो क्रिया अपना प्रभाव किस पर डालेगी? कर्म पर डालेगी। उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो एक परिभाषा थी जो सुनते हैं, बहुत बार पढ़ी भी है, याद भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं। इसको कैसे समझे? ऐसे एक उदाहरण से बता देता हूं दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे, विद्यालय में प्रतिज्ञा बोलने के लिए हम हाथ बढ़ाते थे और आगे वाले जो भैया होते थे उनके कंधे पर हम अपना हाथ रख दिया करते थे। क्रिया भी कुछ ऐसा ही करती है कि अपने से ठीक पहले जो होता है उस पर अपना प्रभाव रखती है। यदि वाक्य में क्रिया से ठीक पहले, यदि वाक्य में क्रिया से ठीक पहले कर्म होगा, तो क्रिया अपना प्रभाव किस पर डाल रही है? कर्म पर, अर्थात सकर्मक होगी, अर्थात सकर्मक होगी। और यदि यहां से कर्म हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है अगला कौन आ गया? कर्ता आ गया। क्रिया का प्रभाव किस पर रहा? कर्ता पर, अर्थात वाक्य में क्रम नहीं है, तो क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों? अकर्मक हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अब कैसे पहचानेंगे? गजानंद कुमार जी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पूर्णतः अकर्मक क्रिया है। अभी आपको सामने मैं बहुत सारी ऐसी चीजें रखने वाला हूं दोस्तों। आपने केवल 4 उदाहरण रट रखे हैं, 4 उदाहरण पढ़े हैं, 400 ट्रिक्स जान ली और हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको कोई 100 ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जहां से आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में ऐसा भी होता है, हिंदी में होगा, जानेंगे। देखो, यहां तक की दोनों बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं। इंदिरा कुमार जी, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह भी अकर्मक क्रिया ही होगी। बस 2 ही उदाहरण थे आपके जहन में जो दोनों आपने पूछ डाले। अब इसके बाद क्या क्रिया के प्रश्न समाप्त हो गए? नहीं, बहुत कुछ बताना बाकी है। जानो कैसे। अब बात करता हूं मैं आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं दोस्तों? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अब मैं पारिभाषिक देते हुए आपके सामने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी दोस्तों? अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या हो गया? क्रिया का प्रभाव किस पर रहेगा दोस्तों? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर रहेगा। क्रिया का प्रभाव किस पर? कर्ता पर। एक चीज। दूसरी बात क्या? कर्म प्रयुक्त नहीं, कर्म प्रयुक्त नहीं। ये स्टेटमेंट, ये कथन देकर के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है या वाक्य में या क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होगा तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अब बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से जानना यहां पर क्या कि अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैं सीधे लिख दूं, जैसे चलना है, सोना है, उठना, उड़ना। बिल्कुल दोस्तों, रोना, नहाना, हंसना। ये कुछ क्रिया शब्द मैंने आपके सामने उल्लेखित किए हैं जो पूर्णतः अकर्मक हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आप चाहें तो इनका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मोहन चलता है, राधा सोती है, बिल्कुल, धुआं उड़ता है या धुआं उठता है। ध्यान से समझना। उड़ना, चिड़िया उड़ रही है। रोना, बालक रो रहा है। नहाना, मोहन नहाता है। और गीता हंसती है। कुछ एक शब्द मैंने आपके सामने केवल लिखे हैं कि ये अकर्मक क्रिया के हैं, लेकिन चंद समय बाद एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। एज ए परिभाषा, बिना नोट्स बनाए आपके सामने सारी चीजें आ रही हैं स्क्रीनशॉट के रूप में। बिल्कुल। अब बात करता हूं मैं सकर्मक की। अब मैं बात करने वाला हूं दूसरी कौन सी क्रिया? सकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होगी दोस्तों? सकर्मक क्रिया में इतना सा ध्यान रखना, क्या क्रिया का प्रभाव किस पर आएगा? क्रिया का प्रभाव कर्म पर। एक चीज तो ये, तो दूसरा महत्वपूर्ण कथन आ गया, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त
होता है, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? सहकर्मक क्रिया कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? सहकर्मक क्रिया कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे? सहकर्मक क्रिया कह देंगे कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। परिभाषा के अनुसार हमें पता चल गया। जैसे मैं 4 उदाहरण भी लिख देता हूं। ये केवल आपको इसीलिए कि आप ये न कह सको कि सर आपने परिभाषा नहीं बताई, आपने उदाहरण नहीं दिए, लेकिन जो एग्जाम में, परीक्षा में जो हमें प्रश्न हल करने हैं, उस तरीके की बात हम अब करेंगे दोस्तों। अब करेंगे दोस्तों। जैसे लिखना आ गया है, पढ़ना आ गया, खाना आ गया, पीना आ गया, देखना आ गया। ये सब जो क्रिया शब्द हैं, आप इन्हें वाक्य में भी लिख सकते हैं दोस्तों। इनका वाक्य में भी लिख सका जा सकता है, बिल्कुल इनका वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, राधा पुस्तक पढ़ती है, गीता भोजन खाती है, मम्मी पानी पी रही है और मैंने टीवी देखा, या मोहन टीवी देख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी क्रियाएं क्या हैं? सहकर्मक हैं। ये सभी क्रियाएं क्या हैं? सहकर्मक हैं। एक मिनट में मैं सारी बात बोल रहा हूं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, अकर्मक यानी कि कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर। सहकर्मक कर्म प्रयुक्त होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बात आती है कि हमें बहुत सारे शब्द दे दिए जाएं या वाक्य दे दिए जाएं, प्रश्न कैसे पूछता है, जवाब कैसे देंगे, उन बातों पर चर्चा करूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किया है, अभी एक बार चैनल को लाइक कीजिए, बिल्कुल लिंक को लाइक कीजिए दोस्तों। सब्सक्रिप्शन कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है आपके लिए। लाइक का कोई चार्ज नहीं है, कमेंट का कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें भी आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? एक बार एक लाइक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ताकि मैं अब आपके सामने प्रश्नों की भाषा रखने वाला हूं कि परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है, उसका सही और एकदम सही जवाब हम कैसे देंगे। बढ़ूं आगे। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं कुछ प्रश्नों से। जैसे एक प्रश्न आया हुआ बता रहा हूं। प्रश्न दे दिया गया, शब्द थे खाना, पीना, सोना और देखना। प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? निम्न में अकर्मक क्रिया है। निम्न में अकर्मक क्रिया है। ये ऐसे भी पूछ सकता है, दिए गए शब्दों में सहकर्मक नहीं है, तो सहकर्मक नहीं होगी तो क्या होगी? अकर्मक होगी। कौन सी है ये चीज हमें प्रश्न के रूप में मिल गई, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, वही उदाहरण जो आपके ध्यान में प्रश्न बना पड़ा है, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और एक अभी और आता है दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। ये कुछ एक उदाहरण हैं जिनको चंद किताब वाले लिख करके अपना पूरी पुस्तक बेच डालते हैं 2 लाइनों के दम पे कि यार इसने बहुत अच्छी बात लिख दी, हम क्यों ना ये किताब अच्छी है, इसको परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। हम कुछ 4 शब्दों की वजह से पूरी किताब उठा लाते हैं। दोस्तों तथ्य जानिए, अगर तथ्य आपके समझ में आ जाएगा तो इन चीजों को आप बहुत छोटा प्रश्न मानने लग जाओगे। मैंने आपके सामने शब्द भी रख दिए हैं और आपके सामने वाक्य भी रख दिए हैं। क्रिया का प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको शब्द देकर भी क्रिया पूछ सकता है और वाक्य देकर के भी क्रिया पूछ सकता है। कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक है, कैसे पहचानेंगे कि सहकर्मक है? सबसे पहली बात क्या कि अकर्मक हो चाहे सहकर्मक हो, लेकिन क्रिया शब्द होता है, वाक्य नहीं होता। इसका मतलब चाहे हमें वाक्य दे और चाहे हमें शब्द दे, हमें मतलब किससे रहेगा? केवल दोस्तों शब्द से रहेगा। केवल किससे रहेगा? शब्द से रहेगा दोस्तों। आप लगभग 1343-40 के आसपास मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन अभी लाइक 984। दोस्तों आप लाइक बढ़ाइए, मैं आपके सामने कंसेप्ट बढ़ा देता हूं। बिल्कुल आपके लिए बोनस रख रहा हूं। अब जो महत्वपूर्ण चीज आने वाली है दोस्तों, सुनिए। मैंने 4 शब्द रख दिए, खाना, पीना, सोना, देखना, और 2 वाक्य रख दिए, जिसमें एक तो है पक्षी आकाश में उड़ते हैं और एक पेड़ से पत्ता गिरता है। कैसे पहचाने क्रिया अकर्मक होगी या सहकर्मक होगी? अभी तक केवल हमें एक तथ्य का पता रहता है, क्या कि जब भी जो प्रचलित तथ्य है वह बता रहा हूं, हमें अकर्मक या सहकर्मक पहचाननी हो तो क्या करते हैं? क्या का प्रयोग करते हैं दोस्तों? किसका प्रयोग करते हैं? क्या का प्रयोग कर प्रश्न बना लेते हैं। क्या का प्रयोग कर क्या करते हैं दोस्तों? प्रश्न बना लेते हैं।
प्रश्न बना लेते हैं। ये पहला तरीका है दोस्तों, क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, क्या का प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रश्न बना लेते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक है मेरे दोस्त। अभी मैं बात करने वाला हूं अकर्मक क्यों हुई और सकर्मक क्यों हुई, कौन भरता है, कैसे भरता है, सारी बातें मैं करने वाला हूं। अभी सुनिए, क्या का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न बना लेते हैं। कहां पर लगाएंगे क्या, वाक्य में क्या का प्रयोग क्रिया से ठीक पहले करो। पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं। कई मेरे मित्र इसका सीधा सा प्रश्न बना लेते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं, और जवाब मिलता है पक्षी। चलो ठीक है, पेड़ से क्या गिरता है, जवाब मिला पत्ता। दोस्तों आश्चर्य होगा जानकर आपको कि एनसीईआरटी में यह उदाहरण ऐसे की ऐसे अपादान कारक में लिखा हुआ मिलता है, ऐसे कि ऐसे अपादान कारक में लिखा हुआ मिलता है जो वाक्य में कारकों के क्रम के अनुसार अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों आश्चर्य वाली पहली बात जो आपको उत्कर्ष क्लासेस से जानने को मिल रही है, यह वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है एनसीईआरटी की पुस्तक में भी। और क्यों अशुद्ध है मैं इसको भी आपके सामने प्रूव करने वाला हूं चंद समय में। धैर्य रखिए दोस्तों, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, क्या का जवाब आ गया। मान लिया क्या का जवाब है भाई साहब कर्म है। ये लो जी, मैंने आपने कहा, मैंने भी कर्म मान लिया। पेड़ से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। चलो साहब इसको भी हम कर्म मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जो आपको सदैव याद रखनी है, क्या कि यदि वाक्य में क्रिया हो, तो निश्चित रूप से काम हो रहा है तो निश्चित रूप से करने वाला भी होगा। यदि वाक्य में क्रिया मिलती है तो कर्ता भी होगा, ये चीज याद रहे। अब इस वाक्य में गिरना क्रिया हो रही है तो गिरने का काम किया किसने दोस्तों, आप बताइए जरा, गिरने का काम किसने किया है, पेड़ ने या पत्ते ने, बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में गिरने का काम किसने किया, जवाब दीजिए साथियों, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दोस्तों हमें पता चल रहा है कि गिरने का काम किया किसने, पत्ते ने। इसका मतलब पत्ता तो काम करने वाला है और जो कार्य करने वाला होता है दोस्तों उसे तो कर्ता कहा जाता है। और इसे चंद समय पहले हमने क्या से प्रश्न बना के कर्म मान लिया। अब हमें पता है कि हमें यह चीज बहुत अच्छे से पता है क्या कि कर्ता भी कारक होता है, कर्म भी कारक होता है। दोस्तों बहुत अच्छे से समझो, इस बहुत माइनर सा अंतर होता है इसमें कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं लेकिन एक स्थान पर दो नहीं होंगे। एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यहां तक कि 8 के 8 कारकों का प्रयोग भी एक वाक्य में किया जा सकता है। जिस समय हम कारक पर बात करेंगे तब मैं आपको यह चीज बताऊंगा कि एक वाक्य में 8 के 8 कारक किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं लेकिन एक स्थान पर दो नहीं होंगे। अब हम इसे कर्म मान लें तो कर्ता हमें आवश्यक हो गया, अर्थात कर्ता के अभाव में वाक्य नहीं बना सकते, कर्म के अभाव में बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है कि पत्ता तो यहां पर क्या है दोस्तों, कर्ता, तो ये कर्म तो नहीं हुआ, क्लियर। पेड़ से अपादान से अलग हो रहा है तो पेड़ यहां पर कौन सा कारक है दोस्तों, अपादान कारक है। दोस्तों कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अब पेड़ को तो आपने अपादान कारक मान लिया, पत्ता को आपने कर्ता कारक मान लिया, गिरना क्रिया है। बताओ दोस्तों इस वाक्य में कर्म कहां रहा, नहीं है, अर्थात पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरना क्रिया क्या है दोस्तों, अकर्मक है। गिरना क्रिया क्या है, अकर्मक है। उधर आती है बात क्या, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वही सवाल, आकाश में क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या का जवाब तो कर्म होता है, तो आप मुझे बताइए अगर पक्षी कर्म है तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, उड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, पक्षी कर रहे हैं। पक्षी कर्म नहीं बल्कि पक्षी क्या है, यहाँ पे कर्ता है दोस्तों, क्या है, करता है। अब करता है आकाश अधिकरण में पर पे, आकाश शब्द यहां पर दोस्तों अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। उड़ना क्रिया भी क्या हो जाएगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बीजवाई क्रिया, बिल्कुल बीजवाई क्रिया से कर्मक है मेरे दोस्त। अभी मैं बात करने वाला हूं बहुत अच्छे से। ये तो वो चीज बताइए जो आप हर पुस्तक में हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाती है। अब आप उत्कर्ष का मेथड जानो, अब आप मेरा मेथड जानिए, अब आप अपने साथी का मेथड जानिए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये चीज जानने के लिए नहीं, यह आपको कहीं भी मिल सकती थी दोस्तों, अब जो मिलेगी वो चीज आपके लिए नहीं होगी। कैसे, आपको एक तरीका तो ये पता चल चुका
कि हम क्या का प्रश्न बना लेते हैं और जवाब मिल जाए तो उसको सहकर्मक, जवाब नहीं मिलता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कह देंगे। ऊपर जो 4 शब्द दिए हुए हैं इनके पहले भी हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्या खाना, भोजन खाना, क्या पीना, पानी पीना, क्या देखना, टीवी देखना, क्रिकेट देखना, कोई भी दृश्य देखना, क्या सोना, क्या का जवाब नहीं मिल रहा यहां पर, अर्थात सोना क्रिया दोस्तों क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। सोना क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। पहला तरीका कौन सा, क्या का प्रयोग करके हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न बना लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा तरीका जो आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है जान लेना। क्या दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अन्य उदाहरणों से ले रहा हूं, दूसरे उदाहरण लूंगा, केवल इन्हीं 2 उदाहरणों से हम पूरा बिंदु नहीं पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब देखो मैं कुछ उदाहरण और रखने वाला हूं आपके पास। जैसे मैंने लिखा, मोहन चलता है, फिर मैंने लिखा, मोहन अखबार पढ़ता है, और अगला उदाहरण मैंने ले लिया, मोहन तेज चलता है, मोहन तेज चलता है, मोहन तेज चलता है। बहुत अच्छे से, बिल्कुल दोस्तों, धैर्य की आवश्यकता है। आपका उद्देश्य केवल चेट करना नहीं रहना चाहिए। आप मुझे समझ पाओगे, मेरे पढ़ाए हुए को समझ पाओगे तो आपका ध्यान एकाग्रचित होना आवश्यक है। आपकी नजरें बराबर आपके मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पे होनी चाहिए। कान मेरी बिल्कुल उक्तियों को सुनने के लिए तत्पर रहें। आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं अब, क्या कि इन तीनों ही वाक्यों में मुझे जानना है कि क्रिया अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। तो पहला तरीका तो हमें पता है कौन सा, क्या का जवाब ले लेंगे, क्या से प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, अब बात आती है क्या का तरीका कुछ क्रिया में फेल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा तरीका देने वाला हूं जो कभी फेल नहीं होगा। बिल्कुल साथियों ध्यान से सुनिए। हमारे वाक्य की जो संरचना होती है, अभी अभी मैंने आपके सामने बिल्कुल दोहराई थी, क्या, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज होती हैं वाक्य में। आप इनसे भी अपने सकर्मक और अकर्मक को निकाल सकते हो। जैसे चलना क्या है दोस्तों, क्रिया, कार्य बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। चलने का काम कौन कर रहा है, मोहन, ये कौन हुआ, कर्ता हुआ। कर्ता से कर्ता को हटा दो और क्रिया से क्रिया को हटा दीजिए। इस वाक्य में कर्म बचा क्या, नहीं है, अर्थात यह क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। बहुत ही सरल तरीका। कर्ता से कर्ता हटा लिया, कर्म से कर्म हटा लिया, वाक्य में क्रिया से क्रिया को हटा दिया, कर्ता से कर्ता को हटा दिया, कर्म है ही नहीं तो अर्थात कर्म नहीं है तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। पहली बात बहुत ही सरल है। आगे बढ़ो दूसरी बात पे। मोहन पढ़ता है, पढ़ना तो क्या हो गई दोस्तों, क्रिया हो गई। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, ठीक है। और अखबार क्या है, यहाँ पे कर्म है। कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला और क्रिया भी मिली, इसका मतलब ये क्रिया क्या हो गई दोस्तों, सकर्मक हो गई। क्या हो गई, सकर्मक हो गई। कर्म कहां लिखा गया, कर्ता और क्रिया के मध्य। अब देखो चलना तो क्रिया है, चलना तो क्या है दोस्तों, क्रिया है, और मोहन क्या है, यहाँ पे कर्ता है। मोहन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता। अब वही बात आती है, देखो यहां पर मोहन को कर्ता माना और पढ़ना और चलना को क्रिया मान लिया। इन दोनों के बीच रहे, इन दोनों के मध्य में रहे शब्द को हमने क्या कहा, कर्म कहा। तो यहां पर भी तेज शब्द को मैं कर्म कह सकता हूं या नहीं, बस यही बात हमें जाननी है जहां से हमारे प्रश्न को जवाब देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से जानिए। कर्ता और क्रिया के मध्य लिखा गया शब्द हमने इस 2 नंबर के वाक्य में क्या माना, कर्म माना। अब मैं कहूंगा कि यहां पर यह कर्म नहीं है, यहां पर यह कर्म नहीं है, तो क्यों नहीं है, इस तथ्य को जानना है। बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, थोड़ा सा गहराई तक बात करूंगा लेकिन बिंदु समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा इस बिंदु का। ध्यान दीजिए, वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया तो किससे बनती है दोस्तों, धातु से। क्रिया किससे बनी होती है, धातु से बनी होती है। और कर्ता और कर्म जो हैं ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, कारक हैं। क्या है दोस्तों, कारक हैं, कारक। कारक चाहे कोई सा भी हो, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध, अधिकरण या संबोधन हो, 8 में कोई भी कारक आए, ध्यान से समझ लेना। इस बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं। कारक जो होता है वो या तो संज्ञा शब्द होता है और या फिर सर्वनाम शब्द होता है।
या मैं कहूं कि वाक्य में कर्ता और कर्म या तो संज्ञा शब्द होंगे या फिर क्या होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं, अर्थात उन्हें हम लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल सकते हैं। दोस्तों अगर यह कर्म है, अगर यह कर्म है तो संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, मतलब विकारी होना चाहिए। दोस्तों आप इसे बदल के बताइए, तेजो, तेजी, तेजा, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा। ये अविकारी शब्द है दोस्तों, विकारी शब्द नहीं है। और विकारी शब्द होता तो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण में कुछ एक होता। ये विकारी शब्द ही नहीं है, अर्थात ये संज्ञा शब्द भी नहीं है और सर्वनाम भी शब्द नहीं है। और कर्म होता तो या तो संज्ञा शब्द होता या फिर क्या होता, सर्वनाम शब्द होता। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः दोस्तों क्या है, ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण, अर्थात चलना क्रिया भी क्या हो गई, अकर्मक हो गई। चलना क्रिया भी क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। दो तथ्य हमें पता चल चुके। सबसे पहली बात, क्या से प्रश्न बना लेंगे। दूसरी बात, हम शब्दों को पहचानेंगे, वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय लेंगे कि कौन सा पद क्या है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। आप इस प्रकार से भी इसको पहचान सकते हो। अब वो तरीका जो आपको अब मैं बताने वाला हूं, तरीका नंबर 3, महत्वपूर्ण तथ्य क्या, जानिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस दूसरे तरीके को आप कह सकते हो पद परिचय का तरीका। कौन सा है दोस्तों, ये पद परिचय का तरीका है। आप पदों को पहचानिए, वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं या पद हैं उनकी पहचान करके भी अपनी अकर्मक और सहकर्मक का रूप पहचाना जा सकेगा। अब बात आती है तीसरे रूप में। एक बार स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों। अब मैं बात करता हूं पुनः एक नए उदाहरण के साथ में, ध्यान से समझिए। राम गाड़ी चलाता है, राम गाड़ी चलाता है। और एक वाक्य मैंने लिख दिया, राम चलता है। पहला तरीका क्या से प्रश्न बना लेंगे, पहला तरीका क्या से प्रश्न बना लेंगे, जवाब आता है सहकर्मक, नहीं आता अकर्मक। दूसरा तरीका पद परिचय से पहचान लेंगे। तीसरा तरीका जो आज आप पहली बार सुनने वाले हो दोस्तों, उत्कर्ष के मन से आपको ये चीज मिल रही है क्या, ध्यान से समझना। आप इस, मैंने आपको पहले भी कहा था, हिंदी व्याकरण एक दूसरे से पूरी उलझी हुई है, एक दूसरे में बिंदुओं में अंतर संबंध पाया जाता है दोस्तों। एक नया तरीका बता रहा हूं जो आज तक आपने सुना ही नहीं। इस वाक्य का आपको क्या करना है दोस्तों, काल बदलना है। क्या बदलना है दोस्तों, काल बदलना है। जब सारे तरीके फेल हो जाएं तो एकमात्र विकल्प बचता है जो केवल विशेष हिंदी वाले विद्यार्थियों की समझ में आने लायक बात होती है। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, क्या आप इस वाक्य का टेंस परिवर्तित कर दीजिए, काल को बदल दीजिए। राम गाड़ी चलाता है, ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल का वाक्य है। अब इसे आप क्या करोगे, भूतकाल का बनाना है। काल बदल करके कौन से काल का बनाना है दोस्तों, उसे भूतकाल का वाक्य बना दो। इसे भूतकाल का वाक्य बनाएंगे तो ध्यान देना, यदि सदैव सुनना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, हर चीज लिखकर नहीं बताई जा सकती, कुछ चीजें आपको सुनकर के ही ध्यान में रखनी है। दिए गए वाक्य का क्या करना है दोस्तों, काल बदल देना है। काल बदलेंगे तो जाहिर सी बात है, कौन सा काल बदलेंगे, केवल भूतकाल बनाना है। आपको क्या बनाना है, भूतकाल। राम गाड़ी चलाता है का भूतकाल होता है दोस्तों, राम ने गाड़ी चलाई। सामान्य वर्तमान को सामान्य भूतकाल में लिख दिया मैंने, राम ने गाड़ी चलाई। इस वाक्य का भी काल बदलूंगा मैं, जैसे राम चला सामान्य भूतकाल में, और यदि आप लिखना चाहो पूर्ण भूतकाल में तो क्या लिखोगे, राम चलता था, राम चलता था। दोस्तों आश्चर्य होगा जानकर आपको क्या, कि यदि सहकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, पुनः सुन लीजिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सहकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, यदि सहकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्यों में निश्चित रूप से कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। और यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। यदि कर लिया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अर्थात यहां से आपको वाक्य शुद्धि का नियम भी पता चला। यहां से इस बिंदु को हमने काल से भी जोड़ दिया है और पढ़ रहे हैं दोस्तों क्रिया। कुछ समझ में आया साथियों मैंने क्या कहा, दिया गया जो हमें वाक्य होगा उसका हम क्या करेंगे, टेंस परिवर्तित कर देंगे, काल बदल देंगे। जिस काल का भी वाक्य दिया हुआ है हमें भूतकाल का बना देना है।
भूतकाल का वाक्य बनाएंगे तो यदि वो सहकर्मक क्रिया होगी तो कर्ता के साथ ने जुड़कर ये वाक्य बनेगा। आप इस ने को हटा करके बनाओ। राम गाड़ी चलाई, वाक्य शुद्ध हो गया। राम गाड़ी चलाई, वाक्य शुद्ध हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सहकर्मक क्रिया का वाक्य है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, और यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। जोड़ के देख लो, राम ने चलाया, राम ने चलता था। राम ने चलाया, राम ने चलता था, ने का प्रयोग करते हुए वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए। अब मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं साथियों। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट्स और आपकी उम्मीदें मैं कभी दबने नहीं दूंगा। उत्कर्ष एक भरोसे का मंच है। निर्मल सर के ऊपर आपने भरोसा किया है, उत्कर्ष पर आपने भरोसा किया है, जिनका नाम ही निर्मल, जिनका स्वभाव भी बहुत ज्यादा निर्मल है। दोस्तों वो सब चीजें आपको कितनी मुफ्त में मिल रही हैं, लेकिन आप एक अपना हल्का सा कर्तव्य पालन नहीं कर रहे, चैनल को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उत्कर्ष ऐप को ज्वाइन नहीं कर रहे। दोस्तों हर चीजें निःशुल्क प्राप्त करने के अपेक्षा में आप अपने स्वार्थ का परिचय दे जाते हैं। यदा कदा ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं। हम तो विद्यार्थी हैं साथियों, हो सकती हैं गलतियां, लेकिन दोहरान नहीं करेंगे। मेरी बात आप शायद समझ चुके होंगे। मैंने जो कहा इस बात को पुनः सुन लेना, केवल आप लोगों के लिए है। ये चीज किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। क्या कि यदि कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है, अब मास्टर चीज बताने वाला हूं, बहुत गजब की चीज। क्या इस बात को गौर से सुन लेना कि यदि कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ने जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ने जुड़ा हुआ है। तो आप 3 प्रश्न बिना पढ़े दे सकते हो। 3 प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप बिना लाइन को पूरी पढ़े दे सकते हो। क्या क्या? पहली बात सुनिए, यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ है, यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ है साथियों, तो पहला प्रश्न क्या होगा? क्रिया सदैव सहकर्मक। क्रिया तो सदैव क्या होगी दोस्तों? सहकर्मक होगी। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो इस लाइन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया के साथ ने जोड़ दिया जाए तो आपको लाइन को आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से क्रिया क्या होगी? सहकर्मक। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे वाक्यों में यदि आपको काल पूछे तो केवल और केवल भूतकाल होगा। अब यहां से हमें दूसरी बात और पता चल गई दोस्तों। वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। अर्थात वाक्य शुद्धि के नियमों की बात की जाए तो यदि वर्तमान काल या भविष्य काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? हमें पता चल चुका कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में ही होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, बिल्कुल अचंभित हो जाओगे, दांतों तले अंगुली दबाने वाली बात बोल रहा हूं दोस्तों, कि यदि कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो ऐसे वाक्य में सदैव कृत्रिवाच्य होता है। ऐसे वाक्य में सदैव क्या होगा दोस्तों? कृत्रिवाच्य होता है। यह है उत्कर्ष का मेथड दोस्तों, यह है आपके साथी का भरोसा और आपका किया हुआ विश्वास जो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों कुछ आवश्यक कारणों से लगातार कक्षाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने आपको पुनः बता दिया और मैं बोल रहा हूं वापस से कि उत्कर्ष अपनी लाइव क्लासों का आगाज पुनः कर चुका है। अब ये अनवरत चलेंगी, लगातार चलेंगी। कुछ राष्ट्रीय पर्व और हमारे हिंदू धर्म संस्कृति या मैं कहूं कि सभी धर्म संस्कृतियों का एक बहुत ही बहन भाई का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन जो था, इस वजह से और कुछ मौसम ने भी साथ नहीं दिया कि बारिश सामान्य से ज्यादा हो जाने की वजह से 2-3 दिन आपकी लाइव क्लासों के साथ में आपका दोस्त उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए हमें खेद है दोस्तों, लेकिन आपके साथ में ये चीजें आ गई हैं। अब आप में वही पुनः नई ऊर्जा का संचार हो जाना चाहिए। 3 चीजें बता चुका हूं। क्या कि यदि कर्ता के साथ ने जोड़ दिया जाए तो 3 प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप बिना आगे की पूरी लाइन को पढ़े दे सकते हो। क्या क्या? क्रिया सदैव सहकर्मक, काल सदैव भूतकाल और वाच्य सदैव कृत्रिवाच्य होगा। वाच्य सदैव क्या होगा दोस्तों? कृत्रिवाच्य होगा। यदि आपके यह बात समझ में आ गई तो एक बार अपना थम्स अप कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं। बिल्कुल एक बार थम्स अप कीजिए दोस्तों। बिल्कुल कल भी क्लासें होंगी, कल संडे की कोई छुट्टी नहीं है दोस्तों। अब अनवरत क्लासें चलेंगी। कल भी आपका दोस्त आपके बीच रात 9 बजे उपस्थित होगा। अभी आज की बात तो पूरी करेंगे, उसके बाद में आपको कल का शेड्यूल आपको मिल जाएगा और उत्कर्ष के बिल्कुल चैनल पर डाल दिया गया है। आप अपनी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन में जाइए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अपकमिंग सेशन देखा करो दोस्तों, जिसमें हर एक कक्षा का समय
कौन से विषय अध्यापक, कौन से विषय विशेषज्ञ आपके साथ वो कक्षा लेकर के आने वाले हैं और कितने बजे से कितने बजे तक वो कक्षा होनी है, इसका सारा टाइम टेबल डला हुआ है साथियों। एक बार आप उसको देखने की देरी कर रहे हैं, जो बाद में आप देख लेना। अभी हम बात करते हैं अपनी आगे की। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों कि आपके सारी चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है साथियों इस सेशन का, है ना, बहुत आनंद के साथ पढ़ पा रहे हैं। तो अब हमने अकर्मक और सकर्मक पहचानना जान लिया कि अकर्मक क्या होगी, सकर्मक क्या होगी, किसे कहते हैं और कैसे पहचानते हैं। 3 तरीके बता दिए। आज तक हम केवल एक तरीका पढ़ते आए थे कि क्या का प्रयोग कर लेंगे। कुछ एक मेरे साथियों के दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, यदि आपके नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि यह प्रश्न आना चाहिए था कि सर हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि क्या और किसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का दोस्तों? किसे शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। मैं उन्हें पुनः बता देना चाहता हूं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब एक बार सुनिए दोस्तों, अब आप अपने लेखन को जरा विराम देंगे तो यह चीज आपको फिर से नई चीज लगेगी। क्या हम क्या से तो प्रश्न बनाते हैं, यह हर पुस्तक में हमें लिखा हुआ मिलता है। किसे से भी प्रश्न बनाते हैं, यह भी हमें किताबों में लिखा हुआ मिलता है। मैंने किसे शब्द का जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया, यह भी आपको मैं बता देता हूं कि क्यों नहीं किया, मैंने किसे शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया। ध्यान दीजिए, राम ने क्या मारा, प्रश्न का जवाब नहीं आता। राम ने किसे मारा? रावण को मारा। राम ने किसे मारा? रावण को मारा। तो मैं किसे शब्द का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, क्या वे किसको, किसका, इनका जिक्र करना ही नहीं है दोस्तों। अरे आपको इतना सा दिमाग तो लगाइए। राम ने, कर्ता ने, कर्म को, ये को जो शब्द लिखा हुआ है ये कर्म कारक की विभक्ति है साथियों। अब जहां कहीं भी कर्म लिखा हुआ होगा उसके ठीक बाद में को लिखा हुआ होगा, अर्थात को से ठीक पहला शब्द क्या होता है? कर्म होता है। तो इसमें प्रश्न बनाने की आवश्यकता कहां पड़ गई? यदि वाक्य में को लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे ने विभक्ति होती है कर्ता की पहचान, को विभक्ति होती है कर्म की पहचान, ने लिखा हुआ है उससे ठीक पहला शब्द कर्ता होगा, तो को लिखा हुआ है उसके ठीक पहला शब्द क्या होता है? कर्म होता है। तो इसके लिए हमें प्रश्न बनाने की आवश्यकता कहां पड़ गई? यह तो हमें दिख ही गया क्या कि यहां पर को लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से कर्म है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, बिल्कुल दोस्तों बहुत गहराई तक पढ़ सकते हैं इस बिंदु को, हम जितना चाहे उतना डेप्थ तक ले जा सकते हैं। आपका साथी आपके साथ जुड़ा हुआ है, केवल धैर्य से सुनिए इस चीज को। यदि वाक्य में को का प्रयोग हो रहा है तो यहां भी एक ध्यान रखने वाली बात है, कर्म आपका सदैव सजीव होगा। निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग कभी नहीं होता। वाक्य में यदि कर्म निर्जीव हो तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होता। यदि कर दिया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यदि कर दिया तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, यदि नहीं किया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मजा आ गया साथियों, है? वापस से सुनना, यदि वाक्य में कर्म सजीव होता है तो उसके साथ को का प्रयोग होगा, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे राम ने रावण मारा, अशुद्ध वाक्य है। राम ने रावण को मारा, क्यों? क्योंकि सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में निर्जीव कर्म है तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है और एक पढ़ता है मोहन पुस्तक को पढ़ता है। मोहन पुस्तक को पढ़ता है, अगर ऐसा लिख दिया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन दो क्रियाएं ऐसी हैं दोस्तों, आश्चर्य होगा जानकर आपको कि क्रिया बिंदु में भी ऐसी बातें होती हैं। दो क्रियाएं दोस्तों ऐसी हैं, एक तो है बजाना और एक क्रिया है दोस्तों बढ़ाना। ये निर्जीव क्रियाएं हैं, अर्थात इनके साथ कर्म कौन सा आएगा? निर्जीव। जैसे ढोल बजाना, झगड़ा बढ़ाना। तो बजाना या बढ़ाना क्रिया हो तो उसके साथ चाहे कर्म निर्जीव आए चाहे कर्म सजीव आए, कर्म चाहे निर्जीव आए और कर्म चाहे सजीव आए, निश्चित रूप से को का प्रयोग होता है। पुनः सुन लीजिए, बजाना और बढ़ाना क्रिया के साथ कर्म चाहे निर्जीव हो कर्म चाहे सजीव हो, वहां को का प्रयोग होगा, वहां पर को का प्रयोग होगा। आप आश्चर्यचकित न हो दोस्तों, ये केवल मैं आपको मौखिक बता रहा हूं। मैं आपको ये चीजें मौखिक बता रहा हूं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, कविता जी आपका प्रश्न मैं समझ गया, ये सहकर्मक तो निश्चित रूप से है क्योंकि अध्यापक के साथ ने लिखा हुआ है। अब बात आती है सहकर्मक क्रिया के भेदों की। तो ये द्विकर्मक क्रिया में गिनेंगे, अभी मैं इन बारे में बात करने वाला हूं। पहले आप इतना जान लीजिए कि जो एक को विभक्ति कहां जोड़नी है कहां नहीं जोड़नी, इसकी बातें हम कारकों में और अच्छे से करने वाले हैं, जो हमारा अविकारी शब्दों के ठीक बाद वाला बिंदु होने वाला है। दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी हमें केवल इतना जान आगे लेना है क्या कि अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होगी, सकर्मक क्रिया कर्म सहित होगी। कहां कहां सकर्मक होगी? मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। क्या का जवाब होगा?
पद परिचय से भी आप जवाब निकाल सकते हो। और तीसरा महत्वपूर्ण तरीका, काल बदलेंगे, ने जुड़ेगा तो सकर्मक, नहीं जुड़ेगा तो अकर्मक। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे की बात आरंभ कर सकूं साथियों। अब देखो अगला जो हमारा तथ्य आता है किस पे, सकर्मक क्रिया। देखो अकर्मक क्रिया में तो क्या होता है, कर्म है ही नहीं तो उसका तो एक ही भेद होगा। कुछ एक गाइडों में आपको अकर्मक में भी पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक इस प्रकार के कोई भेद मिलेंगे, लेकिन भ्रमित मत होना दोस्तों, एनसीईआरटी में इस प्रकार के किसी भेद का उल्लेख नहीं है, अर्थात अकर्मक क्रिया के कोई भेद आपको नहीं मानने। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों। सकर्मक के भेद कितने होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। सकर्मक के कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। एक नाम आता है एक कर्मक क्रिया और एक नाम आता है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। हो सकता है आपको द्विकर्मक न दे और दे दे बहुकर्मक क्रिया। क्या दे दे, बहुकर्मक। द्वि का नाम संस्कृत से लिया गया है, हिंदी में द्विवचन को बहुवचन कहा जाता है, इसलिए इसको बहुकर्मक क्रिया भी कहा जा सकता है। भ्रमित मत होना, द्विकर्मक कहे या बहुकर्मक कहे दोनों बात एक ही होंगी। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, दो। एक नाम आ गया एक कर्मक और एक नाम आ गया द्विकर्मक। अब बात करता हूं क्या कि कैसे पहचाने एक कर्मक। एक कर्मक का मतलब इस संज्ञानाम से पहचान सकते हैं हम। कर्म कितना होगा, एक कर्म होगा, कर्म एक होगा। और द्विकर्मक में क्या होंगे, कर्म दो होंगे। कर्म कितने होंगे दोस्तों, दो। यदि क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, यदि क्रिया के साथ एक ही कर्म हो तो वहां पर एक कर्म क्रिया होगी। यदि क्रिया के साथ दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक या बहुकर्मक कहा जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण लिख रहा हूं मैं, क्या अध्यापक ने पढ़ाया या अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने, कर्ता ने, बस इतना सा लिखा हुआ मिल गया। अब मुझे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है, निश्चित रूप से सकर्मक है। अब सकर्मक में देख लेंगे कि कर्म एक है या दो। देखो पढ़ाना तो क्रिया, किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, को लिखा हुआ मिल रहा है, सीधे कह देंगे कर्म एक ही है, एक कर्मक। जैसे दूसरा वाक्य लूं, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने, कर्ता ने जोड़ा हुआ है, सकर्मक है, क्या पढ़ाई, हिंदी। अब जान सकते हो दोस्तों यहां पर सजीव कर्म था, को जुड़ा हुआ है, यहां पर निर्जीव कर्म है, को जुड़ा हुआ नहीं है। दोनों चीजें समझ में आ गई साथियों कि निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता, सजीव कर्म के साथ में को का प्रयोग होता है, सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। यहां तक की बात आप जान चुके हैं साथियों। अब हम बात करते हैं क्या कि द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण कैसे होगा। जैसे मैं इन दोनों कर्मों को जोड़ते हुए एक उदाहरण बनाऊं, क्या अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई दोस्तों, हिंदी पढ़ाई। अर्थात यहां पर ध्यान देना, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई, छात्रों को, क्या पढ़ाई, हिंदी। इसका मतलब एक क्रम तो यह रहा और दूसरा क्रम यह रहा। क्रम कितने हो गए दोस्तों, दो। परिभाषा हम यहीं से निकाल सकते हैं, यदि क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है, और यदि क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक तो एक कर्मक वाले आपके सामने वाक्य दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे इस वाक्य में छात्रों कर्म है, इसमें हिंदी क्रम है, जबकि इस वाक्य में छात्रों और हिंदी दोनों को मैंने एक ही वाक्य में लिख दिया। एक क्रम तो को लिखा हुआ होने की वजह से पता चल गया, और दूसरे का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, क्या से प्रश्न बना लिया, ने का प्रयोग हो रखा है, ने का प्रयोग हो रखा है, और पद परिचय से भी हम इस बात को पहचान सकते हैं। यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी। संधि विच्छेदों की बात हम कर चुके हैं मेरे साथी। आप आज जाग रहे हैं मदन जी बिश्नोई, एक बार संधि वाला पूरा सेशन पढ़िए, उसके बाद यदि आपके जहन में सवाल हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न रख सकते हैं, आपका दोस्त उसका जवाब देगा। अभी आप जिस बिंदु की बात कर रहे हैं, अब इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज भी निकल जाएगी, और कल फिर आप इसके प्रश्न पूछने लग जाओगे कि सर ये क्या हो गया। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कीजिए दोस्तों। मैं आज का आपको एक प्रश्न रखने वाला हूं जिसका जवाब मुझे आने वाली कक्षा में आप देने वाले हैं दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो अपना एक बार थम्स अप कीजिए साथियों। समझ में आया यहां तक का? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों।
स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूं। अभी कक्षा समाप्त नहीं हो रही है, अभी कक्षा और चलेगी, अभी हमारा सेशन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, आज की कक्षा और चलेगी थोड़ी। बिल्कुल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं आगे की, ध्यान देना। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे राधा गाय को चारा खिलाती है। राधा गाय को चारा खिलाती है। मालिक ने नौकर को डांटा। राजा ने गरीबों को कंबल दान किए या दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। और न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया। मृत्युदंड सुनाया। यह आपके सामने मैंने 4 वाक्य उल्लेखित किए हैं साथियों। यह आज के लिए नहीं है, यह आपका होमवर्क है। कल मुझे इन चारों प्रश्नों के जवाब चाहिए। 1, 2, 3 और 4 प्रश्न का जवाब किस तरीके से देंगे आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखेंगे। नंबर 1 प्रश्न और उसके आगे लिख देना सहकर्मक है तो एक कर्मक है या द्विकर्मक, और अकर्मक है तो एक है या दो। तो सभी मैं आपको बता देता हूं। देखो, राधा गाय को चारा खिलाती है, सभी वाक्य सहकर्मक के हैं। आपको यह बताने हैं कि कौन कौन से तो एक कर्मक हैं और कौन कौन से द्विकर्मक हैं साथियों। यहां तक की बात समझ में आ गई। यह आपका होमवर्क है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आज की संपूर्ण चर्चा को पुनः दोहरा सकूं। मैं यहीं से आपका प्रश्न, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देते हुए कल इसी में बहुत कुछ बताना है। सब कुछ नहीं हुआ, अभी सहकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसमें बहुत बड़ी वार्ता बाकी है दोस्तों, जो इन प्रश्नों के जवाब से हमारी चर्चा आरंभ होगी कल। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं एक बार आज की चर्चा को पुनः दोहरा सकूं। अब सुनिए, आज हमने जो बात आरंभ की थी दोस्तों, बिल्कुल एक 3 दिवस 4 दिवस के एक लंबे अरसे के बाद आपका दोस्त आपके सामने पुनः मुखातिब हुआ एक नए बिंदु के साथ। कौन सा? विकारी शब्दों का अंतिम पाठ, क्रिया। संस्कृत के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ के हमने क्रिया का निर्माण किया। कार्य बताने वाला या करना बताने, कार्य का करना बताने वाले शब्द को क्रिया कहा। सबसे पहले इसके विभागों में, इसके प्रकारों में हमने लिया है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं, अकर्मक और सहकर्मक। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, कर्म पर पड़ता है तो सहकर्मक। उसके बाद इसकी पहचान की बात हमने की दोस्तों, जिसमें सबसे पहला तरीका कौन सा लिया है? सबसे पहला तरीका हमने लिया कि क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कौन सा? पद परिचय का। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो आज आप पहली बार सुन रहे थे, कौन सा दोस्तों? हम क्या करेंगे? वाक्य में क्रिया का काल बदल देंगे। क्या बदल देंगे? काल बदल देंगे। और उसके बाद सर उत्कर्ष का हेड ऑफिस कहाँ है मेरे दोस्त? उत्कर्ष का हेड ऑफिस है सरदारपुरा जोधपुर में। बिल्कुल, आप जीपीएस पे भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, एक बच्चे से, बिल्कुल ऐसा कोई भी बालक जो बोलना जानता है, वहां से लेकर के बुजुर्ग जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, उसे भी अगर आप पूछेंगे उत्कर्ष का एड्रेस तो जोधपुर में आपको हर कोई बता देगा। निर्मल सर के नाम से बिल्कुल बहुत अच्छे से आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं आपका दोस्तों उत्कर्ष क्लासेज में। लेकिन बात की हमने आज अंतिम रूप में कि क्रिया को कैसे पहचाने, सहकर्मक या अकर्मक, तो कैसे पहचानेंगे, उसका काल बदल देंगे। और फिर कुछ बातें हमने की कि सहकर्मक क्रिया के ही 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्या होती है, द्विकर्मक क्या होती है, इन सब बातों को बता देने के बाद अंतिम रूप में मैंने आपके सामने 4 प्रश्न रखे हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और कल की चर्चा यहीं से मैं आरंभ करने वाला हूं दोस्तों।
अब इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करना होगा। बोर्ड के सारे पीडीएफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनकर तैयार हो चुके हैं, आप अति शीघ्र इनसे परिचित होने वाले हैं। ई उत्कर्ष ऐप पर आपको ई बुक के रूप में सारे नोट्स मिलेंगे, वहां से भी आप अपनी टेस्ट सीरीज भी उठा सकते हैं, ई बुक में अपने डाटा जोड़ भी सकते हैं और उसके द्वारा बहुत से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं आप सभी को शुभ रात्रि बोलता हूँ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.